साल 1957 में कोलोराडो के कैंप एल्पाइन लेक में होप एक पे फोन से कॉल कर रही होती है। वो बताती है कि उसे ये नंबर बर्फ में खुदा हुआ मिला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने अजीब सपनों में देखती थी। जब वो सामने वाले से पूछने की कोशिश करती है कि वो कौन है, तो फोन से सिर्फ शोर आने लगता है। वो आवाज धीरे धीरे इतनी तेज और तीखी हो जाती है कि होप डर के मारे फोन काट देती है। साल 1982 में डेनवर में फिनी एक नए लड़के को बेरहमी से पीट रहा होता है, जो बार बार दया की भीख मांगता है। फिनी तब तक नहीं रुकता जब तक उसकी बहन ग्वेन आकर उसे डांटती नहीं। बाद में ग्वेन उससे पूछती है कि ऐसा क्यों किया, तो फिनी कहता है कि उसने पहले मुझ पर हमला किया था। असल में फिनी अब एक सख्त और डरावने लड़के के रूप में जाना जाने लगा है, क्योंकि 4 साल पहले उसने ग्रैबर नाम के कुख्यात सीरियल किलर को हराया था। उसी समय उनके पास अर्नी आता है, जो ग्रैबर के एक शिकार का भाई होता है। वो ग्वेन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक कॉन्सर्ट में चलना चाहेगी। ग्वेन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान जाती है। उस रात फिनी को नींद नहीं आती, इसलिए वो बाहर जाकर सिगरेट पीने लगता है। उसे अपने पुराने डरावने अनुभव याद आने लगते हैं और वो कल्पना करता है कि ग्रैबर अब भी उसके आंगन में खड़ा है। ग्वेन उसे देखने आती है, लेकिन फिनी कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। इसी दौरान कैंप एल्पाइन लेक में फीलिक्स नाम का एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने आता है, लेकिन जंगल में अचानक ग्रैबर उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते फीलिक्स गिर जाता है और ग्रैबर उस पर झपट पड़ता है। वो चाकू से उसका पेट चीरकर उसे मार देता है और उसकी लाश झील में फेंक देता है। मरने से पहले फीलिक्स बर्फ पर W का निशान बना देता है। उसी पल ग्वेन झटके से नींद से जाग जाती है। यह सब बस एक सपना होता है। तभी फोन की घंटी बजती है। ग्वेन दरवाजा खोलती है और सड़क के पार कुछ अजीब सा देखती है। तभी फिनी उसे झकझोर कर कहता है कि वो फिर से नींद में चलने लगी थी। ग्वेन बताने की कोशिश करती है कि उसने बहुत बुरा सपना देखा, लेकिन फिनी उसे बस वापस सोने भेज देता है। अगले दिन ग्वेन स्कूल की लाइब्रेरी में अलौकिक घटनाओं पर रिसर्च करती है। दूसरी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं और उसे चुड़ैल कहती हैं। तभी अर्नी वहां आता है और ग्वेन को कॉन्सर्ट की टिकट्स देता है। वो कहता है कि उसे अच्छा लगता है कि ग्वेन भूत प्रेत और अजीब चीजों पर यकीन करती है। वो बताता है कि उसकी दादी टैरो कार्ड बेचती हैं और उसे खुद भी वियर्ड चीजों में दिलचस्पी है। ग्वेन असहज महसूस करती है क्योंकि उसकी सपनों की वजह से ही पहले ग्रैबर के शिकारों की लाशें मिली थीं, लेकिन अर्नी मुस्कुराकर कहता है मुझे अजीब पसंद है। स्कूल के बाद फिननी एक स्टोर जाता है। वहां उसे एक पे फोन की घंटी सुनाई देती है। वो फोन उठाकर कहता है सॉरी, मैं मदद नहीं कर सकता, और तुरंत रख देता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो फोन तो असल में बंद पड़ा था। उधर कैंप एल्पाइन लेक में कैल नाम का एक और बच्चा कैंप की गतिविधियों में खुश नजर आता है, लेकिन रात में ग्रैबर उसका भी पीछा करता है। वो उसे पकड़कर कुल्हाड़ी से बेरहमी से मार डालता है, उसके शरीर के कुछ हिस्से जला देता है और बाकी झील में फेंक देता है। केल का भूत बर्फ पर W के बगल में B का निशान बनाता है। ग्वेन फिर से नींद से जागती है। यह भी एक और डरावना सपना होता है। वो बाहर निकलती है और दंग रह जाती है जब उसे अपने आंगन में केल की लाश दिखाई देती है। डरी हुई ग्वेन साइकिल उठाकर पुराने ग्रैबर के घर पहुंचती है। वो तहखाने की खिड़की से अंदर जाती है जहां एक काला फोन रखा होता है। जैसे ही वो उसे उठाती है, दूसरी तरफ से होप की आवाज़ सुनाई देती है। ग्वेन को एहसास होता है कि होप भी उसी तरह के सपने देखती थी जैसे वो अब देख रही है। फर्क बस इतना था कि होप के सपनों में बच्चे नंबर लिखते थे, जबकि ग्वेन के सपनों में अक्षर लिखे होते हैं। ग्वेन और जानना चाहती है, लेकिन फोन में शोर बढ़ने लगता है और कॉल कट जाती है। जैसे ही ग्वेन मुड़ती है, उसे ग्रैबर के भाई का भूत दिखाई देता है। वो चेतावनी देता है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी तहखाने का दरवाजा खुलता है। फोन फिर से बजने लगता है और नीचे आता है फिनी। वो ग्वेन को ढूंढते हुए वहां पहुंचा होता है। ग्वेन उसे सब कुछ बता देती है, यहाँ तक कि ये भी कि उसने अपनी माँ होप से बात की थी जब वो जवान थी। फिननी हंसते हुए कहता है तू पागल हो रही है ग्वेन, और थूक कर वहां से बाहर चला जाता है। अगले दिन ग्वेन को कैंप एल्पाइन लेक का एक पैम्फलेट मिलता है। वो फिनी से कहती है कि उन्हें वहां काउंसलर बनकर जाना चाहिए ताकि सच्चाई का पता चल सके, लेकिन फिनी साफ मना कर देता है। तभी उनके पिता टेरेंस से ये बातचीत सुन लेते हैं और बताते हैं कि यही वो जगह है जहां उनकी पत्नी होप कभी काम करती थी। वो ये भी कहते हैं कि कैंप 1958 में बंद हो गया था
और उन्हें क्रिश्चियन कैंप्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसके बावजूद ग्वेन अर्नी को मना लेती है कि वो उसके साथ कैंप चले। फिनी को अर्नी बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन बहन की हिफाजत के लिए वो भी साथ जाने का फैसला कर लेता है। घंटों की ड्राइव के बाद रास्ते में बर्फ से ढकी सड़कें और पुराने एक्सीडेंट्स के निशान दिखने लगते हैं। जब आगे रास्ता साफ नहीं दिखता तो फिनी कहता है कि गाड़ी रोक दो और वो पैदल आगे चलेगा, बाकी लोग बस उसका पीछा करें। थोड़ी ही देर में एक आदमी टॉर्च लेकर उनके सामने आता है। उसका नाम मस्टैंग होता है। वो उन्हें कैंप तक पहुंचाने में मदद करता है। कैंप पहुंचने पर उनकी मुलाकात मस्टैंग के अंकल अरमांडो से होती है, जो कैंप का मैनेजर है। अरमांडो बताता है कि बच्चे अभी नहीं आएंगे क्योंकि जब तक बर्फीला तूफान नहीं रुकता सड़क साफ नहीं की जाएगी। कैंप में घूमते हुए फिनी की नजर एक पुराने पेफोन पर पड़ती है। ग्वेन को लड़कियों के कमरे में भेजा जाता है, जबकि फिनी और अर्नी लड़कों के डॉरम में चले जाते हैं। दोनों डॉरम खाली होते हैं, सिर्फ स्टाफ मौजूद होता है, कोई बच्चा नहीं। थकी हुई ग्वेन सो जाती है और उसे फिर एक भयानक सपना आता है। सपने में एक लड़का स्पाइक, जो कैंप बैंड का हिस्सा था, ग्रैबर का शिकार बन जाता है। मरने से पहले वो बर्फ पर एच का निशान बनाता है और फिर उसका चेहरा बीच से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ग्वेन चीखते हुए नींद से जाग जाती है। तभी उसे पास वाले बिस्तर के नीचे से खरोंचने की डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। उधर बाहर फेनी फिर से सिगरेट पी रहा होता है। तभी वही पे फोन बजने लगता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो पास पहुंचता है घंटी बंद हो जाती है और जैसे ही वो दूर हटता है फिर से बजने लगती है। इस बार वो फोन उठाकर कहता है, मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन फोन दोबारा बज उठता है। वो जाने की कोशिश करता है मगर आवाज और तेज हो जाती है। मजबूर होकर वो फिर रिसीवर उठाता है और दूसरी तरफ से एक ठंडी डरावनी आवाज आती है, हेलो फिनी। वो घबराकर फोन रख देता है, लेकिन तभी फोन बूथ का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो लातें मारता है पर दरवाजा नहीं खुलता। फोन फिर बजता है। वो गुस्से में रिसीवर को लात मारता है जो नीचे गिर जाता है। तभी वही आवाज दोबारा गूंजती है, नरक आग नहीं है फिनी, नरक बर्फ है, क्योंकि जलाने से ज्यादा दर्द ठंड देती है। इधर ग्वेन बिस्तर के नीचे झांकती है और डर के मारे जड़ हो जाती है। वहां फेलिक्स की लाश पड़ी होती है। वो पीछे हटती है, तभी कैल का भूत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी त्वचा जलने लगती है। ग्वेन भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्पाइक खिड़की की ओर बढ़ता है और उसे खोलने लगता है। तभी अचानक कोई पीछे से आता है, खिड़की तोड़ देता है और कांच के टुकड़े स्पाइक के चेहरे को बीच से चीर देते हैं। ग्वेन जोर से चीखती है और उसी पल फिनी का फोन बूथ खुल जाता है। वो दौड़ता हुआ ग्वेन के कमरे में पहुंचता है। ग्वेन पूरी तरह टूट चुकी होती है और रोते हुए कहती है कि वो पागल हो रही है। फिनी उसे गले लगाता है और भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है, वो उसके साथ है। वो ग्वेन के जल चुके निशान पर मरहम लगाता है। डर की वजह से ग्वेन अकेले सो नहीं पाती, इसलिए वो अर्नी के बिस्तर में चली जाती है। नींद फिर भी नहीं आती तो वो आंखें बंद करके प्रार्थना करती हैं, जीसस मुझे बुरे सपनों से बचा लेना। अर्नी उसकी बात सुन लेता है। धीरे धीरे दोनों बात करने लगते हैं, धर्म, डर और अपने अपने परिवारों की आस्था के बारे में। उस डरावनी बर्फीली रात में उनके बीच एक अजीब सा लेकिन सुकून देने वाला रिश्ता बनने लगता है। ग्वेन उसे बताती है कि उसकी माँ को भी ऐसे ही अजीब सपने आते थे और उन्हीं सपनों ने उसे पागल कर दिया था। ग्वेन डरती है कि कहीं उसके साथ भी वैसा ही ना हो जाए। अर्नी उसे दिलासा देता है और माहौल धीरे धीरे रोमांटिक होने लगता है। लेकिन तभी फिनी आ जाता है और दोनों से कहता है कि अब सो जाओ। सुबह होते ही फिनी ग्वेन पर गुस्सा निकालता है क्योंकि उसने अर्नी को सारी बातें बता दी होती हैं। ग्वेन जवाब में कहती है कि अब उन्हें किसी की मदद की जरूरत है और वो अपनी बांह पर पड़े जलने के निशान दिखाती है जो साफ साबित करते हैं कि ये सब सिर्फ सपने नहीं हैं, ये निशान असली हैं। नाश्ते के दौरान अरमांडो ग्वेन को डांटता है कि उसने रात लड़कों के डॉरम में बिताई। इसके बाद वो तीनों से पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता कि ये सच में काउंसलर बनने आए हैं। ग्वेन और फिनी उसे होप की तस्वीर दिखाते हैं। अरमांडो उसे देखते ही पहचान लेता है और बताता है कि होप इसी कैंप में काउंसलर थी। जब उसे पता चलता है कि होप ने 7 साल पहले आत्महत्या कर ली थी तो वो गहराई से उदास हो जाता है। अरमांडो बच्चों से कहता है कि वो अपने परिवार वालों को कॉल करके बताए कि वो सुरक्षित हैं और इसके लिए ऑफिस का फोन इस्तेमाल करें। जब फिनी बाहर लगे पे फोन का जिक्र करता है तो अरमांडो हैरानी से कहता है कि वो फोन तो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है।
अरमांडो के जाते ही फिनी बताता है कि पिछली रात वही फोन बजा था और उसने ग्रैबर की आवाज़ सुनी थी। तभी अचानक वही पे फोन फिर से बजने लगता है। फिनी दौड़कर रिसीवर उठाता है। दूसरी तरफ से किसी लड़के की ठंडी और डरावनी आवाज आती है, यहाँ बहुत ठंड है और हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। उसी पल 3 लड़कों की आत्माएं फोन बूथ के चारों ओर दिखाई देने लगती हैं। फिननी उन्हें देख नहीं पाता और बार बार पूछता है कि वो कौन है, लेकिन लड़के ज्यादा कुछ याद नहीं कर पाते। अचानक वो गुस्से में बूथ को पीटने लगते हैं और जैसे ही फिननी फोन काटता है वो आत्माएं गायब हो जाती है। दूसरी ओर ग्वेन अपने पिता टेरेंस को कॉल करके बताती है कि वो सब ठीक हैं। टेरेंस को अब भी बर्फीले तूफान की चिंता होती है, इसलिए वो अपने एक दोस्त को कॉल करके स्नो प्लाउ उधार मांगता है ताकि रास्ता साफ किया जा सके। इसी दौरान ग्वेन और अर्नी स्टाफ मेंबर्स केनेथ और बारबरा से मिलते हैं और कैंप के इतिहास के बारे में पूछते हैं। केनेथ शांति से कहता है कि उनके पास सिर्फ ब्रोशर हैं, कोई पुरानी किताब नहीं, लेकिन बारबरा बेहद रूखी और जजमेंटल होती है। वो ग्वेन पर लड़कों के साथ सोने को लेकर ताने मारती है और बदतमीजी भी करती है। जब ग्वेन 3 मरे हुए लड़कों के बारे में पूछती है तो बारबरा ताना मारकर कहती है कि अच्छे ईसाई लोग ऐसी घटिया बातों पर चर्चा नहीं करते। बहस बढ़ने लगती है तो केनेथ बीच में आकर बच्चों को बाहर भेज देता है। रात होते ही ग्वेन को फिर एक डरावना सपना आता है। इस बार होप फोन उठाती है और वही 3 मरे हुए लड़के ग्वेन से मदद मांगते हैं। ग्वेन जंगल के पास फिलिक्स की आत्मा को देखती है और उसके पीछे चल पड़ती है। तभी आसमान से लाल पंख गिरने लगते हैं। ग्वेन नीचे देखती है तो फिलिक्स की जैकेट जमीन पर पड़ी होती है और दूर स्पाइक खड़ा उसे देख रहा होता है। तभी एक कुल्हाड़ी पेड़ में धंसती है और तने से खून बहने लगता है। ग्वेन चीखते हुए जाग जाती है। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और एक पल के लिए उसे अपनी माँ का चेहरा दिखाई देता है। वो बाहर निकलती है और फेलिक्स को देखती है जो उसे किसी अनजान दिशा में ले जा रहा होता है। उसी समय फिननी फोन की घंटी से जाग जाता है। वो अर्नी को जगाकर कहता है कि जब तक वो कॉल उठाए वो ग्वेन की रक्षा करे। ग्वेन दोनों लड़कों को देखती है लेकिन फिर भी फेलिक्स के पीछे चलने का फैसला करती है। फिनी जब फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से ग्रैबर की भयानक आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि वो बदला लेने वापस आ गया है और इस बार वो फिनी की हर उस चीज को नष्ट कर देगा जिससे वो प्यार करता है। वो फिनी को दोष देता है कि उसी की वजह से उसे अपने ही भाई को मारना पड़ा। इधर अर्नी जब लड़कियों के डॉर्म में पहुंचता है तो ग्वेन वहां नहीं होती। वो घबराकर स्टाफ को बुलाने दौड़ता है। उधर फेलिक्स ग्वेन को कैंटीन तक ले आता है। ग्वेन एक रोशनी के पीछे पीछे किचन में पहुंचती है जहां ओवन अपने आप खुलने लगते हैं और अंदर से आग भड़क उठती है। बर्तन गिरने लगते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर स्टाफ के लोग वहां पहुंच जाते हैं। अचानक ग्रैबर की आत्मा परछाइयों में से निकलती है और कुल्हाड़ी लेकर ग्वेन पर हमला कर देती है। ग्वेन पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करती है। ग्रैबर उसकी बेल्ट से उसके पैर बांध देता है, उसे गिरा देता है और फिर वार करता है। ग्वेन किसी तरह कुल्हाड़ी को रोक लेती है लेकिन ग्रैबर उसका गला दबाने लगता है। तभी अर्नी और बाकी वयस्क लोग कमरे में घुस आते हैं। उन्हें ग्वेन जमीन पर तड़पती हुई दिखती है लेकिन ग्रैबर नजर नहीं आता। अचानक ग्वेन का शरीर हवा में उठता है और दीवार से जा टकराता है। बारबरा की चीख सुनकर फिनी भी वहां पहुंच जाता है। ग्वेन को हवा में घुमाकर ओवन की तरफ फेंक दिया जाता है लेकिन अर्नी फुर्ती से उसके पैरों को पकड़ लेता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन रैक से चीजें उड़ उड़कर लोगों पर हमला करने लगती हैं। मस्टैंग किसी तरह उन चीजों से बचते हुए अर्नी की मदद करता है। तभी फिनी कमरे में पहुंचता है और उसके आते ही ग्रैबर की आत्मा ग्वेन को छोड़कर परछाइयों में गायब हो जाती है। बाद में सभी लोग चैपल में इकट्ठा होते हैं। ग्वेन उन्हें बताती है कि उसने अपने सपनों में किन किन लड़कों को देखा था। अरमांडो उन नामों को सुनते ही उन्हें पहचान लेता है और भावुक होकर कहता है कि उसने उन बच्चों को कभी ढूंढना बंद नहीं किया था। फिर वो उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखाता है जो उसी साल की होती है जब कैंप आखिरी बार खुला था। ग्वेन उस तस्वीर में अपनी माँ होप को पहचान लेती है और तभी फिनी भी एक और चेहरे को पहचान लेता है। वही ग्रैबर भी उस समय स्टाफ का हिस्सा था। अरमांडो हैरान होकर बताता है कि वो आदमी कैंप में मेंटेनेंस का काम करता था और सब उसे वाइल्ड बिल हिकॉक कहते थे क्योंकि वो हमेशा अपनी बेल्ट को बंदूक की तरह पहने रहता था। ग्वेन को अचानक अपने सपनों में दिखे अक्षर याद आते हैं, WBH यानी वाइल्ड बिल हिकॉक। उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि यही वो जगह है जहां ग्रैबर ने अपनी हत्याओं की शुरुआत की थी।
अरमांडो बताता है कि पिछले 4 सालों से इस कैंप में अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही हैं। फिनी तुरंत जोड़ता है कि 4 साल पहले ही उसने ग्रैबर को मारा था। इसका मतलब यह है कि अब उसकी आत्मा आजाद होकर वापस लौट आई है। ग्वेन समझने लगती है कि ग्रैबर की आत्मा अपने पीड़ितों के डर से ताकत हासिल करती है, क्योंकि उनकी आत्माएं अब भी भटकी हुई हैं। अगर उन्हें इस भूत को सच में रोकना है तो उन बच्चों के शव ढूंढकर उनकी आत्माओं को शांति दिलानी होगी। पुलिस ने कभी झील की तलाशी नहीं ली थी, क्योंकि हत्याओं के समय झील पूरी तरह जमी हुई थी। लेकिन अरमोंदो को याद आता है कि बिल के पास बर्फ में मछली पकड़ने का पूरा सामान था, जिससे वो आसानी से बर्फ में छेद कर सकता था। ये समझते ही सब तय करते हैं कि अगली सुबह झील की तलाशी ली जाएगी। उस रात अरमांडो अपने ऑफिस में जाता है और लड़कों की तस्वीर लेने ही वाला होता है कि उसे बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से झांकता है और देखता है कि बाहर एक बर्फ का पुतला खड़ा है। उसे लगता है कि शायद मस्टैंग ने बनाया होगा। तभी उसका रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। पहले स्टैटिक की आवाज आती है, फिर ग्रैबर की डरावनी आवाज गूंजती है, तुमने मुझे मजबूर किया अपने भाई को मारने के लिए। अरमांडो हिम्मत से जवाब देता है कि वो इन बच्चों को हमेशा अपने पास नहीं रख सकता। तभी अचानक लाइट चली जाती है। अरमांडो टॉर्च उठाता है, लेकिन अगले ही पल एक जोर की आवाज होती है। जब वो मुड़कर देखता है तो खिड़की पर खून और बर्फ से बनी ग्रैबर की मास्क नजर आती है। रेडियो से आवाज आती है, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता हूँ। अरमांडो शांत स्वर में कहता है कि वो बच्चों को वापस ले लेंगे। इस पर ग्रैबर गुस्से में चिल्लाता है, मेरा नाम बिल नहीं है, और खिड़की पर जोर जोर से मुक्के मारकर अचानक गायब हो जाता है। अगली सुबह सब लोग झील की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। शाम को फिनी और अर्नी ग्वेन से कहते हैं कि वो बारी बारी से उसकी निगरानी करेंगे, ताकि अगर उसे फिर कोई डरावना सपना आए तो वो सुरक्षित रहे। रात में ग्वेन को फिर एक सपना आता है। वो देखती है कि एक अखबार बेचने वाला लड़का बिली काम कर रहा होता है। तभी ग्रैबर अपनी काली वैन से आता है और उसे अगवा कर ले जाता है। वही पहला बच्चा था जो इस शहर में ग्रैबर का शिकार बना था। यही यादें होप के सपनों में भी आई थीं, और तभी उसने पहचान लिया था कि ग्रैबर वही वाइल्ड बिल है जो कैंप में काम करता था। असल दुनिया में ग्वेन नींद में चलते हुए बाहर निकलने लगती है, लेकिन अर्नी उसे वापस बिस्तर पर सुला देता है। सपना जारी रहता है। ग्वेन देखती है कि उसकी माँ होप बिस्तर से उठकर बाहर जाती है। वो उसके पीछे पीछे ग्रैबर के घर तक पहुंचती है। होप तहखाने में जाती है, जहां उसे एक बच्चा कैद दिखता है। वो पुलिस बुलाने के लिए भागती है, लेकिन तभी जवान ग्रैबर उसे पकड़कर वैन में घसीट ले जाता है। उसी पल गोस्ट ग्रैबर भी प्रकट होता है और ग्वेन को भी जबरन वैन में बैठा देता है। रास्ते में ग्रैबर ग्वेन से कहता है कि उसने उसे इसलिए लाया है ताकि सब खत्म होने से पहले वो सच्चाई जान सके। वैन ग्वेन के घर के सामने रुकती है, जहां वो देखती है कि उसकी माँ का शव गैरेज में लटका हुआ है। ग्वेन समझ जाती है कि उसकी माँ ने आत्महत्या नहीं की थी, ग्रैबर ने उसे मारा था, और सबको यही यकीन दिलाया गया था कि उसने खुद जान ली। ग्वेन फूट फूट कर रोने लगती है और उसका पिता टेरेंस अपनी पत्नी को देखकर टूट जाता है। ग्रैबर कुल्हाड़ी उठाता है तो ग्वेन डर के मारे घर के अंदर भागती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए तहखाने में पहुंच जाती है। वहां ब्लैक फोन बजने लगता है। ग्वेन फोन उठाती है और फिलिक्स की आत्मा की आवाज सुनाई देती है, छिप जाओ। वो बाथरूम की तरफ भागती है, जहां दीवार में एक छेद होता है जो किसी दरवाजे तक जाता है। ग्वेन जोर से दरवाजा पीटती है, लेकिन वो नहीं खुलता। तभी ग्रैबर कुल्हाड़ी से उसके हाथ पर वार करता है। उस पल ग्वेन का खून सिर्फ सपने में नहीं बल्कि असलियत में भी बहने लगता है। अर्नी सबको दिखाता है कि ग्वेन की बाह से सच में खून निकल रहा है, लेकिन कोई भी उसे जगा नहीं पाता। आखिरकार ग्वेन दरवाजा तोड़ देती है और बाहर निकलते ही फिलिक्स को देखती है। फिलिक्स दरवाजा बंद कर देता है ताकि ग्रैबर पीछे न आ सके, और ग्वेन भागती हुई झील की ओर चली जाती है। वहीं उसे अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसे जगाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। उधर अरमांडो अब भी झील में खोजबीन कर रहा होता है। आखिरकार उसे बर्फ के नीचे फिलिक्स का शव दिखाई देता है। वो घबराकर बर्फ तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी ग्रैबर अचानक उसके पीछे प्रकट हो जाता है और बर्फ पर जोर जोर से वार करने लगता है। ग्वेन ये सब देख रही होती है, मगर वो फोन बूथ से बाहर नहीं निकल पाती। बर्फ टूट जाती है और अरमांडो ठंडे पानी में गिर जाता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैबर अपने पैर से उसे नीचे धकेल देता है। सपने में ग्वेन फोन बूथ का दरवाजा
पीट रही होती है, जबकि हकीकत में वो फिनी के चेहरे पर मुक्के मार रही होती है। ग्रैबर कांच तोड़ देता है, फोन की तार पकड़ता है और ग्वेन का गला दबाने लगता है। उसका शरीर हवा में उठने लगता है, घूमता है और कमरे में खून बिखर जाता है। सब लोग मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। मस्टैंग उसके चेहरे पर ठंडा पानी डालता है, लेकिन ग्वेन अब भी बेहोश रहती है। सब चिल्लाने लगते हैं, ग्वेन लड़ो, उसे हराओ। सपने में ग्वेन को ये आवाजें फोन के जरिए सुनाई देती हैं। वो आंखें बंद करके खुद को समेटती है और तभी फोन बूथ जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। विस्फोट की लहर से ग्रैबर पीछे जा गिरता है। ग्वेन चीखती है, अब सपने में ताकत मेरी है, और पूरे जोर से उसके सिर पर हेडबट मारती है। अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो जाग जाती है। सब लोग झील की तरफ दौड़ते हैं और अरमांडो को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। अरमांडो बताता है कि उसे फेलिक्स का शव मिल गया है। सब तय करते हैं कि सुबह बाकी 2 बच्चों की तलाश करेंगे। वापस कैंप पहुंचने पर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टेरेंस बर्फ हटाने वाली गाड़ी लेकर वहां पहुंच चुका होता है। फिनी अपने पिता के साथ जाना चाहता है, लेकिन ग्वेन साफ मना कर देती है। वो कहती है कि जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता वो यहाँ से नहीं जाएगी। तीनों के बीच बहस हो जाती है और ग्वेन गुस्से में कहती है कि दोनों अपने दर्द से भाग रहे हैं, उसका सामना नहीं कर रहे। वो होप की पूरी सच्चाई बता देती है और आखिरकार तीनों रुकने का फैसला करते हैं। अगले दिन पूरा समूह झील में बाकी 2 बच्चों की तलाश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी ग्वेन को झपकी आ जाती है और सपने में वो ग्रैबर को बर्फ पर स्केटिंग करते हुए देखती है। वो भागने लगती है, लेकिन फिसलकर उसी छेद में गिर जाती है। हकीकत में भी उसका शरीर पानी से भीगने लगता है। ग्रैबर कुल्हाड़ी से केनेथ पर हमला करता है और उसे घसीटता हुआ ले जाता है। केनेथ का शरीर बाबरा से टकराता है। वो गिरती है और उसका चेहरा जोर से बर्फ पर लगता है। ग्रैबर दोनों पर कुल्हाड़ी से वार करता है। पानी के नीचे ग्वेन को कुछ ड्रम दिखाई देते हैं। वो उन्हें हटाती है और अंदर बाकी 2 बच्चों के शव मिल जाते हैं। ग्रैबर बर्फ तोड़ने लगता है और रेस्क्यू केबल भी पानी में गिर जाती है। तभी वो छलांग लगाकर फिनी के गले में अपनी बेल्ट डाल देता है और उसका दम घोंटने लगता है। टेरेंस पानी में कूदकर ग्वेन की मदद करता है ताकि वो ड्रम्स को ऊपर ला सके। फिनी पूरी ताकत से ग्रैबर को धक्का देता है और खुद को छुड़ा लेता है। ग्वेन अब प्रार्थना करने लगती है और उसी पल तीनों बच्चों की आत्माएं आजाद हो जाती हैं। सपने में बर्फ के नीचे से बच्चों के शरीर उठते हैं और ग्रैबर का पैर पकड़कर उसे गिरा देते हैं। तीनों आत्माएं उसका रास्ता रोक लेती हैं। ग्वेन कुल्हाड़ी उठाकर उसके सिर पर वार करती है और उसका मुखौटा उतार देती है। ग्रैबर डर के मारे चीख उठता है। तभी फिनी पीछे से आता है और उसका सिर बार बार बर्फ पर पटक देता है। ग्वेन उसकी टांग काट देती है ताकि वो छूट सके और दोनों मिलकर ग्रैबर के शव को झील में फेंक देते हैं। तीनों आत्माएं उसे नीचे खींच लेती हैं और ग्रैबर का अंत हो जाता है। जब ग्वेन पूरी तरह जागती है तो वो अर्नी को चूम लेती है। कुछ समय बाद अरमांडो बच्चों के परिवारों को फोन करके बताता है कि उनके शव मिल गए हैं। तभी ग्वेन के कानों में फिर से पेफोन की घंटी बजती है। वो फोन उठाती है और दूसरी तरफ उसकी माँ होप की आवाज़ें सुनाई देती है। होप कहती है कि ग्वेन ने बच्चों को बचा लिया है और उसे उस पर गर्व है। वो समझाती है कि ये सपने कोई श्राप नहीं बल्कि एक वरदान है, और ये भी कहती है कि वो ग्वेन से बहुत प्यार करती है। कॉल कट जाती है। ग्वेन आंसू पोंछती है, मुस्कुराती है और ये बात फिनी को बताती है। आखिरकार ग्वेन, फिनी और उनका पिता उस डरावने कैंप को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।